नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेस में आज फिर से आपका स्वागत है। और हमारा जो पाठ है मानव का पाचन तंत्र वो चल रहा था। और इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत हमने बात की थी छोटी आंत में कि भाई इसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? एक होता है ग्रहणी, फिर मध्यांत्र है और एक होती है शुदांत्र। तीन भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांत्र और शुदांत्र। और हमने ये भी देखा था कि भाई इनके अंदर ग्रहणी और मध्यांत्र के अंदर क्या पाए जाते हैं? कुछ वलन पाए जाते हैं। वलन पाए जाते हैं इस प्रकार के ये वलन पाए जाते हैं। और इन वलनों की जो मात्रा है वो ग्रहणी में और मध्यांत्र में क्या होती है? ज्यादा होती है। ज्यादा होने के कारण इनका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक हो जाता है और क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ही हमने ये भी देखा है कि भाई जो भोजन का अधिकांश पाचन है वो कहां पर होता है? छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत में भी इन दो भागों में ज्यादा होता है, कारण कि इनका क्षेत्रफल क्या होता है? ज्यादा होता है, अधिक होता है। किस कारण? वलनों के कारण। ठीक है, ये जो वलन पाए जाते हैं इन वलनों में इस प्रकार के जो उभार पाए जाते हैं, इन उभारों को क्या कहते हैं? इन उभारों को कहते हैं रसांकुर। रसांकुर कहा जाता है। ठीक है, रसांकुर कहते हैं। और इन रसांकुरों के ऊपर भी एक छोटी संरचना पाई जाती है जिसे सूक्ष्मांकुर कहते हैं। सूक्ष्मांकुर कहते हैं। तो इन रसांकुर और सूक्ष्मांकुर ये भी क्या कहते हैं? ये भी इनका काम भी क्या है? क्षेत्रफल को बढ़ाना। ये भी पाचन में सहयोग करते हैं। फिर इनके जो रसांकुर होते हैं इनके मध्य हमने देखा था, इनके मध्य बीच में क्या होती है? ये देखो, ये दरारें दिखाई दे रही है, ये दरारें होती है। और इन दरारों को क्या कहते हैं? लिबर कुहन की दरारें या गर्तिकाएं कहते हैं, या लिबर कुहन की दरारें कहते हैं। इसी प्रकार जो सबसे अंतिम भाग होता है छोटी आंत का, शुदांत्र। शुदांत्र की श्लेष्मिका परत में एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? पेयर के समूह। क्या कहते हैं इसे? पेयर के समूह कहा जाता है। ठीक है, यहां पर अपेक्षाकृत पाचन है वो कम होता है। शुदांत्र में ग्रहणी और मध्यांत्र के अपेक्षा यहां पर जो पाचन की क्रिया है वो अपेक्षाकृत क्या होती है? कम होती है। ठीक है, अब ये जो अंतिम भाग होता है शुदांत्र ये छोटी आंत का सबसे नीचे का भाग होता है। इसके बाद में हमें पता है कि छोटी आंत के बाद में फिर क्या आता है? बड़ी आंत। बड़ी आंत, तो आज हम पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। और ये बड़ी आंत है वो किससे जुड़ी होती है? शुदांत्र से। वैसे हम नॉर्मली कहते हैं बड़ी आंत जुड़ी हुई छोटी आंत से, लेकिन छोटी आंत के भी कौन से भाग से? शुदांत्र से बड़ी आंत क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। तो अब देखिए आप, बड़ी आंत। बड़ी आंत, अब इसका नाम बड़ी आंत है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वास्तव में यदि हम देखें तो जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत, इसकी लंबाई ज्यादा होती है। इसकी लंबाई क्या होती है? अधिक होती है। किससे? बड़ी आंत से। बड़ी आंत से लंबाई, छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? अधिक होती है। तो फिर हम इसको बड़ी आंत क्यों कहते हैं? है ना? छोटी आंत को हम बड़ी आंत क्यों नहीं कहते? कारण क्या है कि इस छोटी आंत का व्यास कम होता है। व्यास कम होता है। ठीक है, और बड़ी आंत का जो व्यास है, बड़ी आंत का व्यास छोटी आंत की अपेक्षा ज्यादा होता है। छोटी आंत की अपेक्षा अधिक। ठीक, यदि हम बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है, लंबाई छोटी आंत की अपेक्षा
कम होती है। कितनी? लगभग 1.5 मीटर। इसकी जो लंबाई होती है बड़ी आंत की वो कितनी होती है? वो लगभग होती है 1.5 मीटर। लेकिन बड़ी आंत का व्यास, है ना, बड़ी आंत का व्यास छोटी आंत की अपेक्षा अधिक होता है। ये फर्क है। इसीलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं और उसे छोटी आंत कहते हैं। लंबाई में बड़ी आंत क्या है? छोटी आंत से कम है। लंबाई किसकी ज्यादा है? छोटी आंत की लंबाई ज्यादा है। बड़ी आंत की लंबाई क्या है? कम है, लगभग 1.5 मीटर ही है। परंतु यदि हम व्यास की बात करें तो बड़ी आंत का जो व्यास है वो छोटी आंत की अपेक्षा ज्यादा है, इसीलिए इसे हम बड़ी आंत कहते हैं। फिर हमने देखा था कि भाई छोटी आंत में तो क्या होता है? भोजन का मैंने आपको बताया था कि अधिकांश भोजन का जो पाचन है वो कहां पर होता है? छोटी आंत में होता है। आमाशय में आंशिक प्रोटीन का होता है। उससे पहले हमने मुंह में देखा था, मुंह में जो लाल ग्रंथियां होती है वहां से स्टार्च का पाचन होना शुरू हो जाता है। एक ग्रसिका में पाचन नहीं होता और बाकी ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, इनमें सब में पाचन होता है। और सबसे ज्यादा पाचन कहां हो जाता है? वो होता है आपके स्टोमच में, आमाशय के अंदर पाचन होता है। लेकिन बड़ी आंत के अंदर कोई पाचन नहीं होता। बड़ी आंत में कोई या किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। अब पाचन नहीं होता, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, कोई कारण होगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि बड़ी आंत में कोई पाचक एंजाइम्स नहीं पाए जाते। पाचक एंजाइम्स नहीं पाए जाते। देखो, भोजन को पचाने के लिए, भोजन को अपघटित करने के लिए हमने देखा था कि भोजन क्या है? भोजन एक जटिल रूप में होता है ना? तो उसका एंजाइमिक अपघटन किया जाता है। भोजन क्या होता है? एक जटिल स्वरूप में होता है और उस जटिल स्वरूप को हमें सरल भागों में, सरल रूप में उसको परिवर्तित करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। उसको ये रूपांतरण करने का जो काम कौन करते हैं? वो विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम्स करते हैं। वो उस भोजन के साथ में आकर मिलते हैं। मिलने के बाद में भोजन का अपघटन होता है। भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसका अपघटन हो जाता है और फिर वो उसका पाचन होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इस बड़ी आंत में कोई पाचक एंजाइम नहीं है और जब पाचक एंजाइम्स नहीं होंगे तो फिर भोजन का पाचन भी नहीं होगा। ठीक है, तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता। तो फिर इसका काम क्या है? कुछ तो काम करेगा ही। तो बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में तो अनअवशोषित भोजन, या आप कह सकते हो अधिकांश अपचित भोजन पहुंचता है। अपचित भोजन पहुंचता है। अब हमने बात की थी कि भाई आमाशय, फिर छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में भोजन आ रहा है। तो अधिकांश जो अवशोषण है भोजन का या उसका जो पाचन है वो कहां पर हो चुका है? वो हो गया आपके छोटी आंत में। लेकिन जो भोजन अपचित रह जाता है, जो भोजन पचता नहीं है किन्हीं कारणों से, वो भोजन फिर कहां पर आ जाता है? वो आता है आपके इस बड़ी आंत के अंदर आ जाता है। बड़ी आंत के अंदर आता है। अब बड़ी आंत के अंदर आ गया, पाचन तो होगा नहीं, पाचक एंजाइम है नहीं इसके पास में, और अधिकांश पाचन पहले ही हो चुका है। तो अब पाचन करने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि इसके पास वैसे ही पाचक एंजाइम्स नहीं है, और जितना पाचन होना था वो हो भी चुका। अब क्या होगा? तो अब क्या होता है कि जो ये अपचित भोजन आता है, अनअवशोषित जो भोजन आता है बड़ी आंत के अंदर, तो बड़ी आंत में आने वाले भोजन में, बड़ी आंत में आने वाले भोजन में क्या होता है? विभिन्न लवण होते हैं। क्या होते हैं? लवण होते हैं।
साथ ही साथ क्या क्या होती है, जल पाया जाता है। इस आने वाले अपचित भोजन में लवण और जल होता है। तो इन लवणों व जल का अवशोषण बड़ी आंत द्वारा किया जाता है। अब देखो, काम की चीज कुछ नहीं बची, काम की चीज सिर्फ यही है, लवण है, जल है, ठीक है, लवण जल वगैरह, यही इस बड़ी आंत के अंदर जो अपचित भोजन आया है उसके अंदर ये चीजें खास हैं जो हमारे लिए काम के हैं। यदि अब बड़ी आंत क्या क्या करे भाई, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसमें अधिकांश भोजन पाचन हो जाता है, फिर भी उस भोजन के अंदर लवण जल है वो अभी भी शेष है ना, और यदि वो बड़ी आंत के अंदर आ गए और बड़ी आंत उसको अवशोषित नहीं करेगी, अब ये क्या है, ये आवश्यक तत्व है, ये आवश्यक तत्व है, ठीक है, शरीर को इनकी आवश्यकता है। यदि आवश्यकता नहीं होती तब तो कोई बात नहीं, आगे वो फिर वो कहां पर आया था, मलाशय से होता, गुदा से ये बाहर निकल जाता, लेकिन चूंकि लवण और जल है वो शरीर के लिए आवश्यक है, इसीलिए बड़ी आंत क्या करेगी, सिर्फ इन चीजों को वापस क्या कर लेगी, जो भोजन के अंदर थोड़ी बहुत भी जो अपचित भोजन है उसके अंदर थोड़ी बहुत भी जो उपयोगी चीजें हैं वो यही हैं, और उनको भी वो क्या करेगी, लास्ट में जाते जाते बड़ी आंत है इन चीजों को भी अवशोषित कर लेती है ना, लवणों को जल को इनको अवशोषित कर लेती है। अब जो भोजन, अब बाद के अंदर जो अपचित भोजन रहेगा उसके अंदर कुछ भी नहीं है जो शरीर के लिए काम आ सके, है ना, बॉडी के लिए यूजफुल हो, वो अब क्या है, अनयूजफुल हो गया, अब वो बेकार है, वेस्ट है वो, अब वो क्या कहलाएगा, अब वो अपशिष्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपशिष्ट कहलाएगा। अभी तक अपशिष्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर लवण है, विभिन्न प्रकार के जल भी है। अब इन लवणों को और जल को बड़ी आंत के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित। तो अब देखो यहां पर इसका जो मुख्य काम है, छोटी आंत का मुख्य काम तो क्या था, पाचन की क्रिया संपन्न करना, लेकिन यहां पर इसका पाचन की क्रिया मुख्य कार्य ना होकर बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या हो गया, अवशोषण करना। क्या करना, अवशोषण करना, एब्जॉर्ब करना, किसको, जल को और लवणों को, ठीक है। तो अब जब ये जल और लवणों को का अवशोषण कर लेंगी, उसके बाद में फिर ये भोजन है फिर वो आगे चला जाएगा। अब ये बड़ी आंत की भी हम बात करें इसके पार्ट्स की, तो इसके 4 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, बड़ी आंत के 4 भाग होते हैं। एक होता है उंडुक, पहला उंडुक, दूसरा है बृहदांत्र, जो सबसे इसका मुख्य भाग होता है, एक होता है तीसरा भाग इसका मलाशय, और चौथा भाग है इसका गुदा, है ना, एनस। तो ये 4 भाग है इसके, उंडुक, बृहदांत्र, रेक्टम यानी मलाशय, एनस यानी गुदा, ये 4 मुख्य भाग होते हैं। तो जो अपचित भोजन होता है, अब यहां पर बड़ी आंत में अवशोषण हो गया जल का और लवणों का। अब ये भोजन है, फिर जो अपचित भोजन है फिर वो इन मार्गों से होता हुआ मलाशय में पहुंचता है, और फिर मलाशय से फिर ये कहां पर, गुदा के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार ये बड़ी आंत है। अब इसके हम 4 भाग हैं वो देखते हैं। तो हम बड़ी आंत की बात कर रहे थे, तो पहला भाग हम देखते हैं उंडुक। बड़ी आंत का जो पहला पार्ट है वो कौन सा है, उंडुक। तो ये कहां पर होता है, जाहिर सी बात है यह बड़ी आंत व छोटी आंत के संधि स्थल पर पाया जाता है, क्योंकि जहां छोटी आंत खत्म हो रही है वहां से उसके बाद में बड़ी आंत शुरू हो रही है। तो ये कहां पर, पहला भाग है, सबसे ऊपर का भाग है ये बड़ी आंत का। तो ये छोटी आंत और बड़ी आंत जहां पर आपस में मिल रहे हैं, जहां पर दोनों का मिलन हो रहा है, उस स्थान पर ये संधि स्थल पर ये पाया जाता है। अच्छा, ये जो उंडुक है, यह भाग
मनुष्य के अपेक्षा तो मनुष्य की अपेक्षा शाकाहारियों में यह भाग अधिक विकसित होता है। जो शाकाहारी जानवर हैं उनके अंदर बात हो रही है यहाँ पर, है। वैसे शाकाहारी तो मनुष्य की होते हैं बहुत से, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। ये मनुष्यों की अपेक्षा जो शाकाहारी जीव होते हैं, शाकाहारी जीव जानवर होते हैं, उनमें यह अधिक विकसित होता है ये भाग। इस भाग की बात कर रहा हूं उंडूक की, जो बड़ी आंत का पहला भाग है उंडूक। ये क्या होता है, शाकाहारियों में मनुष्य की अपेक्षा ज्यादा विकसित होता है। अच्छा, उंडूक में एक प्रवर्ध पाया जाता है, यानी एक प्रवर्ध का मतलब होता है एक प्रकार से उभार पाया जाता है उंडूक में, जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, या से हिंदी में कृमि रूप परिशेषिका भी कहा जाता है। कृमि रूप परिशेषिका भी कहा जाता है। अब देखो, ये जो कृमि रूप परिशेषिका है या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, तो अपेंडिक्स मनुष्य में क्या होती है, एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब समझते हैं, यानी शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग जिनका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है, किसी प्रकार का कोई उपयोग वो हमारे लिए या उनका हमारे जीवन में कोई योगदान नहीं है। शरीर में पाए जाते हैं लेकिन उनका किसी भी प्रकार का कोई कार्य अब रहा नहीं है। हालांकि हमारे जो पूर्वज थे आदि मानव, उनके अंदर ये जो अभी अवशेषी अंग पाए जा रहे हैं, जब हम अवशेषी अंग की बात करें तो एक होता है निमेशक पटल, ठीक है, एक होता है आपका ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, एक हो गई आपके अकलदाढ़। ये सारे क्या होते हैं, ये अवशेषी अंग हैं जिनका अब हमारे लिए कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी ये पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्यों के अंदर पाए जाते हैं, तो उन्हें हम अवशेषी अंग कह देते हैं। ऐसे अंग जो हमारे शरीर में होते हैं लेकिन जिनका हमारे लिए कोई काम नहीं है, उन्हें ही हम अवशेषी अंग कहते हैं। लेकिन पूर्व के अंदर आदि मानव के समय, या जो जब ये मनुष्य की सभ्यता है प्रारंभ हुई थी, उस समय ये जो अपेंडिक्स ये काफी इनके लिए उपयोगी थी, मनुष्यों के लिए उपयोगी थी। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि शाकाहारी जीवों के अंदर तो ये क्या होती है, अधिक विकसित होती है ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, है ना, ये वाला जो पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो शाकाहारी जीव होते हैं, शाकाहारी जीव वो आपको पता है कि भाई वो क्या करते हैं, घास फूस खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, पेड़ों की पत्तियां खाएंगे, और उनके अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होती है। सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होती है, यानी जो शाकाहारी जीव होते हैं उन शाकाहारी जीवों के भोजन के अंदर इस सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होती है। सेल्यूलोज को पचाने के लिए इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जानवरों के लिए तो उपयोगी है। क्यों? क्योंकि जानवर क्या करते हैं, कच्चा ये जो भोजन है उसके अंदर जो भोजन लेते हैं उसके अंदर सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होती है, और इसे पचाने के लिए इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की आवश्यकता होती है। लेकिन अब मनुष्य में भी उस समय आवश्यकता होती थी पूर्व के अंदर, क्योंकि पहले हम जानते हैं कि जब अग्नि का आविष्कार नहीं होता तो उस समय मनुष्य क्या करते थे, अपना जो भोजन होता था उसको कच्चा ही खाते थे, कच्चा भोजन। तो जो कच्चा मटेरियल होता है ना, रॉ मटेरियल होता है, कच्चा भोजन होता है, उसके अंदर भी सेल्यूलोज की मात्रा ज्यादा होती है। कच्चे भोजन के अंदर सेल्यूलोज की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है।
तो इस सेल्यूलोज की मात्रा जब मनुष्य कच्चा भोजन लेता था तो उसके अंदर सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होती थी, और इस सेल्यूलोज को पचाने के लिए उस समय ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो मनुष्यों के लिए क्या थी, उपयोगी थी। तभी तो शरीर के अंदर थी कि सेल्यूलोज को पचा सके, क्योंकि मनुष्य है उस समय का आदिमानव है, वो भोजन को कच्चा लेता था, कच्चा भोजन वो खाता था, इसलिए वो उस समय काम कर रही थी। लेकिन फिर बाद में फिर क्या हुआ, फिर मनुष्य ने उसको आग के बारे में पता चला, तो फिर उसने अपना भोजन है वो पकाकर खाना शुरू कर दिया, और जब उसने पकाकर खाना शुरू कर दिया एक बार तो उसको स्वादिष्ट लगा है, तो उसने वो पकाकर खाना शुरू किया। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो सेल्यूलोज की मात्रा है भोजन को जब उसने पका लिया तो सेल्यूलोज की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, या इतनी कम हो गई कि उसको नॉर्मल रूप से उसको पचाया जा सके शरीर द्वारा। तो फिर अब धीरे धीरे अपेंडिक्स की क्या है, आवश्यकता नहीं रही, है ना। इस प्रकार ये मनुष्यों में अब एक अवशेषीय अंग है, लेकिन जानवरों में जो शाकाहारी जानवर है उनके लिए अभी भी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या कर्मरूप परिशिष्टिका उपयोगी है, क्योंकि ये अपने भोजन में सेल्यूलोज की मात्रा ज्यादा लेते हैं, और सेल्यूलोज को पचाने के लिए ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये क्या होती है, ये बहुत उपयोगी होती है। तो पहला भाग हो गया उल्लू। दूसरा क्या होता है, दूसरा है आपके बृहदांत्र। बृहदांत्र तो देखो, बड़ी आंत का यह भाग सबसे अधिक क्या होता है, सबसे अधिक विकसित है, या कह सकते हो सबसे अधिक बड़ा वे विकसित है, विकसित भाग है ये वाला कौन, बृहदांत्र। ठीक है, अब बृहदांत्र में अनुलंब वलन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अनुलंब वलन पाए जाते हैं, और ये वलन अनुलंब कोशिकाओं से बनते हैं। ठीक, इन वलनों को टीनी कोलाई भी कहते हैं। इन वलनों को क्या कहते हैं, टीनी कोलाई भी कहते हैं। जो बृहदांत्र है वो सबसे बड़ा, सबसे विकसित भाग है, और इनमें एक वलन पाए जाते हैं, अनुलंब वलन पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, टीनी कोलाई कहा जाता है। अब शुद्रांत्र बृहदांत्र के मिलने के स्थान पर क्या होता है, एक अवरोधनी पाई जाती है। मैंने बताया था स्पिंचर, क्या पाई जाती है, अवरोधनी पाई जाती है। कहां पर, शुद्धांत्र जो कि छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है वहां, और बृहदांत्र, है ना, इन दोनों के मिलने के स्थान पर एक अवरोधनी पाई जाती है। यह स्पिंचर या अवरोधनी भोजन को क्या करती है, विपरीत दिशा में जाने से रोकती। विपरीत दिशा का मतलब क्या है कि जब भोजन शुद्धांत्र से, है ना, भोजन शुद्धांत्र से कहां जा रहा है, बृहदांत्र, है ना, ये छोटी आंत का भाग हो गया, ये बड़ी आंत का भाग हो गया। जब भोजन एक बार इस शुद्धांत्र से बृहदांत्र की तरफ चला जाएगा तो ये स्पिंचर या अवरोधनी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, जिसके कारण अब भोजन है वो विपरीत दिशा में नहीं जाएगा, यानी
एक बार शुद्धांत्र से बृहदांत्र के अंदर भोजन आ तो गया, लेकिन वापस बृहदांत्र से शुद्धांत्र के अंदर भोजन नहीं जाएगा, है ना, विपरीत दिशा में भोजन नहीं जाएगा। और इसको विपरीत दिशा में जाने से रोकने का काम है वो कौन कर रही है, वो स्पिंचर कर रही है, अवरोधनी कर रही है, जो कि कहां पाई जा रही है, जो कि शुद्धांत्र और बृहदांत्र के संगम स्थल पर पाई जा रही है। ठीक है। और तीसरा पार्ट है आपके मलाशय, है ना। वैसे 3 पार्ट होते हैं, गुदा थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए हम इसको बड़ी आंत का अंतिम भाग ये मानते हैं मलाशय। यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है, जो गुदा से या गुदा द्वारा बाहर खुलता है ना। ये बड़ी आंत में क्या होता है, सबसे अंतिम भाग होता है, जो कि किसमें खुलता है, गुदा के अंदर जाकर ये खुलता है। ये अपचित भोजन कहां पाया जाता है, गुदा के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। अब ये जो गुदा होती है एनस, गुदा के चारों ओर 2 पेशियां पाई जाती है, 2 पेशियां पाई जाती है ना। एक पेशी होती है आंतरिक, एक पेशी है आंतरिक अवरोधनी चिकनी पेशी, ये तो होती है अनैच्छिक पेशी है ये, है ना। 2 पेशियां हैं गुदा के चारों ओर, जो एनएस है उसके चारों ओर 2 पेशियां पाई जा रही है आंतरिक अवरोधनी, जो एक तो होती है अंदर की ओर, है ना, जिसे कहते हैं अंदर की ओर जो पेशी पाई जा रही है होती उसका नाम है आंतरिक अवरोधनी चिकनी पेशी। और ये किस प्रकार की होती है, अनैच्छिक होती है। इसका अनैच्छिक का मतलब इस पेशी पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, इस पेशी पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसे हम कहते हैं आंतरिक अवरोधनी, और ये अंदर की ओर पाई जा रही है। ठीक है, ये पहली पेशी हो गई। और दूसरी पेशी है बाह्य अवरोधनी रेखित पेशी, और ये किस प्रकार की होती है, ये होती है आपके ऐच्छिक पेशी, है ना। बाह्य अवरोधनी रेखित पेशी ये बाहर की ओर पाई जाती है, ठीक है, और ये किस प्रकार की होती है, ऐच्छिक होती है ना। पेशी देखो 2 प्रकार की होती है, एक होती है अनैच्छिक पेशी।